अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश शनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ का आगाज़ कल से कराची के नेशनल स्टेडियम में हो रहा है। हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रजीम चेंज के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमने बाबर आजम को देखा और अभी बाबर आजम कुछ डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं, एटलीस्ट माइंड सेट से डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं, बट उनका लहजा काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है अब इन कंपेरिजन टू लास्ट वीक। एक्सपर्ट्स का तारुफ भी करा लेते हैं। हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर जर्नलिस्ट आली रशीद ने में ज्वाइन किया हुआ है। सिकू भाई, बॉडी लैंग्वेज से थोड़े से परेशान लग रहे हैं अभी भी बाबर, ऑल्दो उनकी जो वर्ड्स हैं उनसे वो बताने की कोशिश करें कि नहीं जी कोई प्रेशर नहीं है। देखिए, बाबर जो है वो एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पाता। मतलब हर आदमी के अपने में एक क्वालिटी होती है, कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो शायद बाबर की जो एक्सप्रेशन है, स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, वो इतना अच्छा नहीं है अभी तक। वो सीख सकता है, उसमें कोई ऐसी परेशानी। इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर। मगर जो मेरे हिसाब से जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होगी वो ये देखना होगा कि शाहिद अफरीदी इज़ अ गुड चॉइस इन अ वे। क्यों? इसलिए कि जो प्लेयर पावर चल रही है उसको शाहिद अफरीदी जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन, जिसका ग्लैमरस किस्म का बैकग्राउंड हो, पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर हो, वो तो उनसे टक्कर ले सकता है। ऑर्डिनरी बंदा जैसे रज़ाक है, मैं हुआ, या हारून रशीद, वो तो हर जगह होते हैं, कोई उन पैरों से पावर से टक्कर नहीं ले सकता शाहिद अफरीदी। अब परसेप्शन वाइज ऑर्डिनरी, वैसे कहीं ऑर्डिनरी नहीं है आप लोग। नहीं, ऑर्डिनरी से मुराद है कि एक बहुत बड़ा एक स्टेटस हो जाता है, जैसे कि ग्लैमरस हो जाता है। अच्छा, अब जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो इसलिए कभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है ना। मैं तो यही कहूँगा कि वो देखना ये है कि शाहिद अफरीदी का डोमेन क्या है। हम जब भी किसी से पूछते हैं कि जी ये क्यों हुआ, जी मेरा डोमेन नहीं है, मैंने तो 16 लड़के दे दिए थे, मुझे नहीं पता, यही सुनने में आता है ना। तो अब ये देखना है कि शाहिद अफरीदी ने कुछ लड़के कॉल इन किए हैं, जिसमें उन्होंने धानी को बुलाया एज अ फास्ट बॉलर, मीर हमजा को बुलाया है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता, साजिद खान जिसका मैं बार बार पूछ रहा था किधर चला गया, जिसने एक इनिंग में 8 आउट किए थे। जैसे इब्रार आया, उसने एक इनिंग में धड़ाधड़ आउट कर दिए, एक टेस्ट मैच में उसने भी किए थे, गायब। तो वो उसको भी उन्होंने लेकर आए। मगर सिर्फ लाना नहीं होता, अब ये देखना है कि शाहिद अफरीदी कितना इन्फ्लुएंस डालेगा कि इन 11 लड़कों को खिलाओ, इन लड़कों को खिलाओ, ये देखना है। ये जो सवाल हुआ था ना अभी बाबर आजम से भी हुआ था या कि आपने जो टीम सेलेक्ट की थी, जो 11 लड़के खिलाए थे, आप उससे मुतमईन हैं? बाबर ने कहा मैं 100% उनको बैक करता हूँ। और समझ में आने वाली बात भी है या आप जीत के बाद अपनी थिंकिंग चेंज नहीं कर लेते, या आप शिकस्त के बाद आप ये नहीं बोलते कि नहीं जी हमने तो बिल्कुल ही गलत प्लान किया? दानिश, मामला तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जो रिजीम चेंज हुआ है, और अभी तो खैर खबरें बाहर नहीं आ रही, लेकिन हकीकत पसंदाना गुफ्तगू ये है कि ये आप बाबर आजम को जिस तरह भी आपने खुलासा किया कि बहुत डिफेंसिव दिखाई दे रहे थे, बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत डिफरेंट थी, तो बाबर आजम प्रेशर फील कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। और वो कहते हैं ना कि सर के ऊपर से हाथ हट जाना तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। दूसरी बात, एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे दूँ, और वो ये कि साजिद खान को शाहिद अफरीदी ने कॉल नहीं किया। साजिद खान को सखलान मुश्ताक साहब ने बुलाया है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप में कोई 5 से 6 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो एक अच्छा डिसीजन है। और साजिद खान को सिर्फ बुलाया नहीं गया है, वो प्लेइंग 11 का पार्ट भी होंगे। दूसरी तरफ जहाँ तक सिकंदर व शाहिद खान अफरीदी साहब की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें कि पार्टी तो भी शुरू हुई। और नजम अजीज सेठी साहब, ऐसा लगता है कि 9 साल पहले वाला उन्होंने सफ़र शुरू किया है, और वो कहते हैं ना पॉपुलर डिसीजन, तो ये शाहिद अफरीदी वाला जो डिसीजन है वो एक पॉपुलर डिसीजन ही मैं कहूँगा। क्योंकि शाहिद अफरीदी को, ठीक है, उन्होंने वक्ती तौर पर सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बनाया है, और कोई शक नहीं है इसमें बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। 398 एक रोज़ा मैच, 99 T20, 27 एक रोज़ा मैच। तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत पसंदाना बात कर रहा हूँ। शाहिद अफरीदी वज़न नहीं उठा सकते तनकीद का। जिस तरह सिकंदर बख्त साहब ने कहा कि जी प्लेयर पावर ख़त्म कर देंगे, तो शाहिद अफरीदी साहब जब दबाव पड़ेगा तो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, ये जब रिएक्शन बात कर रहे थे वो कि रिजवान को टीम में नहीं होना चाहिए, सरफराज को मौका मिलना चाहिए, तो अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि शाहिद अफरीदी की कितनी से है। और उन्होंने टीम में शामिल किया। धानी ने एक विकेट भी हासिल नहीं की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में, 6 गेंदों पर 6 चौके उनको
वनडे के मैच में उमर अकमल ने मारे, तो जरा ये भी पता चल जाए किस बुनियाद पर आपने धानी। एग्जैक्टली हम वो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं ना कि किस प्लेयर ने कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है और उसकी बेसिस पर उसको सेलेक्ट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। शाहिद अफरीदी की आपने बात की, तो जब उनसे एज अ चीफ सेलेक्टर सवाल किए जाएंगे तो देखना होगा उनके रिएक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि अभी तक शाहिद अफरीदी ने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं वो एज अ सुपरस्टार, एज अ मेगा स्टार दिए हैं। उसमें आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप रिएक्शन अपनी तबीयत के मुताबिक दें, बट जब आप आंसरेबल होते हैं लोगों को तो आपको सही मानों में जवाब देने पड़ते हैं। आलिया, ये जो हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि शाहिद अफरीदी कंट्रोल कर सकते हैं टीम सिलेक्शन को, सिर्फ 16 देना ही काफ़ी नहीं है, ये भी मैनेज करना है कि 11 कौन से खिलाने हैं। आपकी नज़र में ये कंट्रोल किस हद तक होना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम एक्सट्रीम्स में खेलते हैं, या तो हम सब के सब कप्तान पे छोड़ देते हैं, या तो कोई इतना तगड़ा चीफ सेलेक्टर आ जाता है कहता भाई मेरी चलेगी। तो वी हैव टू फाइंड अ मिडिल रोड। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक हवाला देती हूँ। शाहिद अफरीदी साहब पे मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो जियो पे चली थी। उसमें शाहिद ने इमरान खान साहब के बारे में ये कहा था कि देखिए अब हर लड़के के बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं, हर लड़के को ग्लैमर मिल रहा है, वो एक लाइमलाइट में है, तो सब लोग यसमैन बन के नहीं चल सकते। जब उनके हवाले से क्रिकेट चेंजेस जो हो रही थी उसके हवाले से बात हो रही थी, तो यहाँ पे ये देखना होगा कि आप लोग प्लेयर्स पावर की बात कर रहे थे ख़त्म करने की। मेरा तो ख्याल है शाहिद खुद उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं सारी उम्र, तो ये उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई, बिकॉज बाबर आजम बहुत स्ट्रॉन्ग हेड आदमी है। ये ध्यान में रखिएगा कि वो बीबे बहुत हैं लेकिन वो कमज़ोर आदमी नहीं है अंदर से, पर्सनैलिटी वाइज ना वो बड़ा डिटर्मिन होते हैं अपने उन सारी चीज़ों पे। हम बात करते हैं चीफ सेलेक्टर ने ये कर दिया, फलाने मैनेजमेंट ने ये कर दिया, हम ये बात भूल जाते हैं कि असल में तो कप्तान ही है जो सारे शॉट्स जो है वो ही इज कॉलिंग द शॉट्स बेसिकली। तो ये चीज़ अब थोड़ी देखनी होगी कि अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि देखिए इन्होंने टीम सेलेक्ट की, जाहिर है वो कप्तान की मुशावरत से हुई थी। अब इन्होंने आते ही उसमें बॉलिंग जो बॉलर्स हैं वो ऐड किए हैं, कौन खेलता है कौन नहीं खेलता और क्या इसके कोई रेपरकशंस हो सकते हैं इस डिसीजन के, ये भी वक्त बताएगा। तो अभी जो सेठी साहब ने शॉट खेला है वो गैलरी के लिए खेला है, जबरदस्त है, शायद भी गैलरी के लिए खेलते रहें, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। जब आप मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप स्ट्रांग होते हैं, आप ऐसे फैसले करते हैं जिससे कि आप जो आपकी मकबूलियत में भी इजाफा करे और क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी उस पर काम हो। तो ये एक लीथल कॉम्बो भी बन सकता है बड़ा अच्छा, मगर ये देखना होगा कि शाहिद चूंकि डोमिनेट करना पसंद करते हैं, बीइंग पर्सनालिटी की ऐसी है, और दूसरी तरफ मैंने कहा जैसे कि बाबर जो है वो भी स्ट्रांग है, तो अच्छी चीज़ें भी आ सकती हैं। अच्छी बात यह है कि सेठी साहब आए हैं, उन्होंने आके 2-3 ऐसे जैसे कोयटा में क्रिकेट होगी, पेशावर में होगी या नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कम से कम वक्ती तौर पर लोगों को, चूँकि हमारी चीज़ें हमारी कौम जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलरिज्म की तरफ हम बहुत ज़्यादा रुझान है हमारा, रियलिस्टिकली हम देखें यानी ऑप्टिक्स। और ये भी आलिया मसला है कि हम खुद अज्यूम करना शुरू हो जाते हैं चीज़ें, अच्छा ये बंदा आ गया अब देखना ऐसा होगा। हाँ। जैसे आपने कहा दोनों स्ट्रॉन्ग हेड्स हैं, लेट्स होप ये स्ट्रॉन्ग हेड्स मिलके पाकिस्तान के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लें, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर क्लैश होना शुरू हो गया तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट ही अफेक्ट होगी। सिकंदर, मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्लेइंग 11 पे डिस्कशन करना भी ज़रूरी है। कल से मैच शुरू हो रहा है, ये 3 तब्दीलियाँ अभी नई रजीम ने की हैं, कामरान गुलाम भी टीम का हिस्सा बन चुके हैं, किस तरह देख रहे हैं आप प्लेइंग 11? जैसे अभी मैं आया था तो हमारे जो कुछ लोग स्पोर्ट्स डेस्क पे बैठे थे उन्होंने कहा कि जी वो तो सरफराज जो है उसने कीपिंग की भी प्रैक्टिस की, बैटिंग की भी की। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिजवान ने सिर्फ बैटिंग की प्रैक्टिस की, उसने कीपिंग की नहीं, तो ऐसा तासुर दिया गया है कि मैं तो जब तक 11 अनाउंस नहीं होगी मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो खेल रहा है। अगर अब वो सरफराज खेल रहा है तो फिर कौन लड़का ड्रॉप होगा? बॉलर तो आपको 5 रिजवान ही ड्रॉप होंगे। नहीं, अगर रिजवान को भी वो बैटिंग अगर वो खिलाना, बट एज अ बैट्समैन उनको खिलाने के लिए उनकी परफॉर्मेंस इतनी होनी चाहिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब वही तो खेल है, यही तो इमेज कितना स्ट्रॉन्ग है सर में, या मैं आपको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहता हूँ क्योंकि ये हम सब का डिस्कशन है। इमेज किसी का स्ट्रॉन्ग होना सर काफ़ी नहीं है, परफॉर्मेंस के साथ बैकिंग होना काफ़ी है। देखें दानिश, बात दरअसल ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है उनकी अहलियत के ऊपर, उनकी सलाहियत के ऊपर, उनकी मेहनत के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर किसी को कोई दो राय है नहीं। सही बात। लेकिन ये सारी परफॉर्मेंस, ये सारी मेहनत सिर्फ T20 के ऊपर बेस कर रही है। T20 क्रिकेट में जो उन्होंने कारकर्दगी पेश की है, ना तो टेस्ट क्रिकेट और ना ही वनडे क्रिकेट, वहाँ पर उनकी ये गैर मामूली कारकर्दगी। अच्छा, उस पर या अगर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ तो T20 की बिल्कुल उन्होंने की है, मगर आप ये देखें कि एशिया कप का फाइनल हम उनके वजह से हारे।
मैं आज भी कह रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर मैच की बात नहीं कर रहा। देखें यही फाइनल आपको होता पता है, मतलब एक एशिया ओवरऑल कप परफॉर्मेंस है ना T20 बिल्कुल है। यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि T20 क्रिकेट में बहरहाल उन्होंने साल में जो है कैलेंडर ईयर में 1000+ रन किए। बिल्कुल। हार जीत तो हो जाती है, बंदा Extraordinary थी करता है। performance, जी। आप किसी के दिल में नहीं झांक सकते, किसी की नीयत के ऊपर कैसे शक कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो तो नहीं असल किया वैसे। हकीकत बात है वो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये जी है कि शाहिद आफरीदी साहब जितनी बातें कर रहे थे, क्योंकि बात दरअसल ये है कि अभी जैसे दानिश कह रहे थे कि हमारे पास या तो ऐसे चीफ सिलेक्टर आते हैं वो कहते हैं जी मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ये मेरी लाइन है, इससे आगे जाऊँगा तो नो बॉल हो जाएगी। शाहिद आफरीदी हो गए, नजम अजीज सेठी साहब हो गए, वो बोलते बहुत ज़्यादा हैं। तो अब उसका मसला ये है कि जिस तरह शाहिद आफरीदी की सिर्फ मैं बात कर लूँ, वो जिस तरह बैक कर रहे थे सरफराज को और जिस तरह तनकीद कर रहे थे बाबर आजम के ऊपर, अब जैसे वो बात कर रहे थे वैसे डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर सवाल उठेगा। वो अलग बात है कि मीडिया के साथ उनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन एक हद तक ही आपको जो है वो मौका मिल सकता है। देखें दूसरी चीज़ ये भी जेंटलमैन, आप भट्टी साहब ये मैं ज्वाइन कर चुके हैं, एक उस तरह जल्दी से Sure, sir. शाहिद का जो कैरेक्टर स्ट्रांग है ना, आपको पता है कि उसने कप्तानी छोड़ के चला गया। जी, जी, जी। ठीक है, तो वो उस किस्म का भी कैरेक्टर है, वो बड़ा स्ट्रांग, जैसे भी याया सर वो जो कहते हैं ना कैरेक्टर स्ट्रांग, ढीला होने में भी ज़्यादा देर नहीं। हाँ, ठीक है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब, टीम आज भी प्रैक्टिस कर रही है, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, वहीं से होके आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन सच शॉर्ट नोटिस। मुझे ये बताएं, क्या नेट्स में क्या देख रहे हैं हम? सरफराज अहमद हमें एक्टिव नजर आ रहे हैं, रिजवान खेलते हुए नजर आ रहे हैं, टीम सिलेक्शन से मुतालिक आपके पास क्या अपडेट्स हैं सर? दानिश, अब से चंद लम्हे पहले जब आपने गुफ्तगू शुरू की, मुझसे सवाल पूछना शुरू किया, तो नेट जो लगा हुआ है नेशनल स्टेडियम के सेंटर में, उस नेट से एक प्लेयर को मैंने बाहर आते हुए देखा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पूरी टीम थी अब से आधा घंटा पहले ड्रेसिंग रूम में चली गई। मोहम्मद रिजवान जो असिस्टेंट बॉलिंग कोच थे, उमर रशीद, उनके साथ अकेले ही नेट कर रहे थे, और अब से चंद लम्हे पहले मोहम्मद रिजवान भी अब अंदर चले गए ड्रेसिंग रूम में। तो जो हमें बॉडी लैंग्वेज लग रही है कि ये वो प्लेइंग 11 का हिस्सा मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि सबसे आखिर में नॉर्मली वही लोग नेट कर रहे होते हैं जो मैच नहीं खेल रहे होते। एक तो ये जो मैंने आंखों देखा अहवाल है वो आपके साथ बयान किया नेशनल स्टेडियम से। दूसरा ये कि बाबर आजम से थोड़ी देर पहले जो टीम 11 के बारे में सवाल किया गया, उन्होंने उसका इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा जी चीफ सिलेक्टर शाम को कराची आ रहे हैं और सिलेक्टर्स आ रहे हैं, मैं उनसे मशवरे के बाद 11 को फाइनलाइज करूंगा। पास्ट में ये होता रहा है, जो 15, 16, 18 जितने खिलाड़ी भी थे वो तो सिलेक्शन कमेटी कप्तान को देती थी, लेकिन जो 11 थी वो कप्तान, वाइस कप्तान और हेड कोच ये मुंतखब करते थे। तो बाबर आजम की गुफ्तगू से हमने ये तासुर लिया है कि शायद इस नए रिजीम में, नए सेटअप में अब होम सीरीज में चीफ सिलेक्टर भी 11 का हिस्सा होंगे। तो अगर आपको याद हो, कुछ अरसे पहले जब तकरीबन 12-13 दिन पहले कराची टेस्ट शुरू होना था इंग्लैंड के खिलाफ, तो शाहिद आफरीदी ने कहा था कि मोहम्मद रिजवान को रेस्ट देके सरफराज अहमद को खिलाया जाए। तो अब शाहिद आफरीदी पे जिम्मेदारी है कि वो अगर टीम मीटिंग में बैठते हैं, लेकिन कल रात तो देखें शाहिद आफरीदी ने अदम एतमाद का इजहार किया। उस पुरानी सिलेक्शन पे उन्होंने 3 नए लड़के इंडेक्ट किए, लेकिन बाबर आजम ने कहना है कि हमने अभी 11 फाइनल नहीं किए। जब मैं शाम को चीफ सिलेक्टर के साथ बैठूंगा उस वक्त फिर हम इस पोजीशन में होंगे। तो भट्टी साहब, क्लियरली एविडेंट है कि कुछ फिजा बदली सी ऑलरेडी नजर आ रही है। वो कप्तान जो खुद प्लेइंग 11 बना रहे थे, अब इंतजार कर रहे हैं अबूरी चीफ सिलेक्टर के आने का और फिर डिस्कशन होगा। आई थिंक इसमें कोई मुजायका भी नहीं है। अगर बड़े सर मिल के बैठें और सर जोड़ कर बैठें और फिर फैसले किए जाएँ, अच्छे फैसले किए जाएँ, टीम की बेहतरी हो, तो इसमें कोई बुरा भी नहीं है। कल से पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान कराची के नेशनल स्टेडियम में टेस्ट मैच का आगाज़ हो जाएगा, लेकिन टीम क्या खेलने वाली है? कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि आज शाहिद खान आफरीदी आ जाएंगे और सिलेक्शन कमेटी के दीगर मेंबरान भी आ जाएंगे, अबूरी सिलेक्शन कमेटी के दीगर मेंबरान भी आ जाएंगे और उनसे बातचीत करके फाइनलाइज की जाएगी टीम। हम अपने एक्सपर्ट से ज़रा पूछ लेते हैं उनकी नज़र में इश्यूज़ क्या थे इंग्लैंड के खिलाफ और उन इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए टीम क्या खेलनी चाहिए। जनरल इफ़ यू अलाउ मी, भट्टी साहब से आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि वहीं पर बैठे हुए हैं। भट्टी साहब, अभी याया भी कह रहे थे कि साजिद खान को स्क्वाड में शामिल किया गया और वो प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होंगे। आपके पास क्या अपडेट्स हैं, कौन कौन से प्लेयर्स शामिल होंगे प्लेइंग 11 में? जी हाँ दानिश, साजिद खान तो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों अपने बॉलिंग एक्शन पर भी काफ़ी काम किया है और चूँकि 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं न्यूजीलैंड की टीम में, तो साजिद खान तो लग रहा है कि
नोमान अली की जगह खेलेंगे। सरफराज अहमद, जिस तरह मैंने बताया कि सबसे आखिर में मोहम्मद रिजवान अकेले प्रैक्टिस करने के बाद ड्रेसिंग रूम में गए, तो सरफराज अहमद जिन्होंने 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट खेला था, 50 रन भी बनाए थे, 10 कैच भी लिए थे, तो सरफराज अहमद लग रहा है कि 3 साल बाद पाकिस्तान टीम में उनकी वापसी होगी। फिर अजहर अली की जो जगह खाली हुई है वहां पर कामरान गुलाम, अगर इमाम उल हक फिट हो जाते हैं तो फिर तो इमाम खेलेंगे और शान मसूद तीसरे नंबर पर आएंगे। अगर इमाम फिट नहीं होते तो फिर लग रहा है कि कामरान गुलाम जो हैं वो पाकिस्तान टीम में आएंगे। तो ये मुमकिन तौर पर दानिश 3 तब्दीलियां हैं जो पाकिस्तान टीम में लग रही है कि कल के मैच में होंगी। लेकिन फास्ट बॉलिंग में भी शाहनवाज धानी, मीर हमजा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब देखना है कि क्या फैसला होता है, लेकिन 3 तो तब्दीलियां डेफिनेट होंगी। अब मैं समझा भट्टी साहब कहने वाले हैं, अब देखना ये है कि क्या प्लान देती है पूरी सिलेक्शन कमेटी। ठीक है भट्टी साहब। या कामरान गुलाम का तो भट्टी साहब कह रहे हैं कि अगर इमाम नहीं खेलता तो वो टीम में शामिल होंगे। उसके अलावा कामरान गुलाम को आप टीम में खेलता हुआ देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख रहा मैं उनको खेलता हुआ। मैं प्लेइंग 11 आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इमाम के साथ जो है वो अब्दुल्ला शफीक हैं, नंबर 3 पर शान मसूद हैं, 4 पर कप्तान बाबर आजम हैं, 5 पर सऊद शकील हैं, 6 पर सलमान आगा हैं, फिर सरफराज / रिजवान कर लें, क्योंकि जब तक टीम अनाउंस नहीं हो जाती मुझे अभी भी डाउट, जब तक हम मानने को तैयार नहीं है। नजम अजीज सेठी साहब ने कहा है ना, दोस्ती यारियाँ, वो सिर्फ कोच तक रहे, बाकी नीचे नहीं आए, तो इनको ये चीज़ बचा सकती है। फिर उसके बाद अबरार तो खेलेंगे ही खेलेंगे, साजिद टीम में वापस आ रहे हैं, नसीम शाह खेलेंगे, हसन अली / मीर हमजा। अब सिकंदर, हमने हसन अली के बारे में बात नहीं की। क्या इतनी बेहतरी ले आए हैं वो? पिछले 1-1.5 साल में अपने गेम में फर्स्ट क्लास में तो नज़र नहीं आया, ना ही विकेटें ली, ना ही परफॉर्मेंस थी। 16 या 17 विकेटें मैंने कहीं लिखी हुई उनकी, उन्होंने ली थी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। मगर ये कि फिटनेस असल इशू है उनके फिटनेस का। एक बात और याया ब्रेक में कर रहे थे, मैं आप ही से सवाल करूंगा कि जिस लड़के ने इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, जब वो डोमेस्टिक में खेल रहा हो, उस डोमेस्टिक सर्किट में जिसका हम कहते हैं कोई मतलब स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो उसकी परफॉर्मेंस तो एटलीस्ट उनसे बेहतर नजर आनी चाहिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं डोमेस्टिक। एग्रीड, आप सही कह रहे हो, मगर किस किस्म की विकेटें मिली ये भी एक फैक्टर होता है। एक दफ़ा विकेटें बिल्कुल आपको ठुस मिल जाए, जैसे कि पिछले दिनों हम टेस्ट मैचेस में देखें, उसमें तो बेचारे जिसका भी डेब्यू हुआ है वो रो रहा ही होगा इस वक्त। मगर देखें, हसन का जो है बगैर किसी शक के बड़ा लाइवली किस्म का पर्सनालिटी है, सब कुछ है, मैं उसको लाइक करता हूँ, एड्स वैल्यू टू द टीम। हाँ, मगर वो फिट हों, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। अब मुझे नहीं पता नसीम शाह कितने वो भी फिट हो, सॉरी, हाँ वो भी फिट हो, नसीम शाह भी का फिटनेस का मुझे नहीं पता उन्होंने कितनी बॉलिंग की। यही तो मेरा रोना था कि जो हमारे यहाँ जो यूनिवर्सल प्रैक्टिस होती है, हमने क्रिकेट में जब से मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की यही देखा है कि जब कोई अनफिट होता है तो उसको कहते हैं एक मैच खेल लो जाकर, ताकि आपकी फिटनेस का पता लगे। वहाँ 10-15 ओवर करेंगे, आप गिर जाते हैं, खड़े रहते हैं। वो हमारे यहाँ ये चीज़ हुई नहीं, ना ही उसको मौका मिला, इसलिए कि क्रिकेट नहीं हो रही। तो मुझे नहीं पता उनकी फिटनेस कैसी है। जैसे याया ने बोला, बिल्कुल ठीक है, वही टीम मेरे जहन में, मैंने यही लिखा है कि 6ठे नंबर पर मैंने लिखा है सरफराज / रिजवान, और 7वें पे अगर सलमान अली आगा को आप खिला रहे हैं तो भाई वो ऑलराउंडर है, उससे ओवर तो करा लो। बाबर के साथ वो सुन हो जाते हैं। बाबर जो हैं जब ग्राउंड में उतरते हैं माजरत के साथ, वो स्क्रिप्टेड मैं कहता हूँ ना, वो लेके कप्तानी करते हैं, वो सुन हो जाते हैं, उनको याद नहीं रहता कि उनका भाई एक ऑफ स्पिनर है। भाई बीच के अंदर आपने, अब तो शायद भाई आ गए। नहीं, ये जो अग्रेसिव कप्तानी का एक सवाल भी हुआ था ना सिकंदर उनसे, और ये वैलिड सवाल है कि एट टाइम्स आपको जरूरत पड़ती है कि आप अपने प्लान को एक तरफ रखें और कुछ नया करें। कप्तान का काम ये नहीं होता कि वो बस वो जो उसने सोचा हुआ है वही करे। जब एक स्टैंड, एक पार्टनरशिप लग गई है, आप फंस गए, तो यार फौरन आप एक कोई ऐसे बॉलर, हमारे दौर में वो वसीम राजा मरहूम थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो कभी कहीं ऐसी चीज़ फंसती थी, लंच से पहले, टी से पहले, डे ब्रेक से पहले, वो वसीम राजा को, मरहूम को गेंद दे दिया करते थे, तुम करो, और वो कितनी दफ़ा आया कि उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया। तो आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। बटी साहब, थोड़ा सा फिटनेस की भी अपडेट्स दे दें हमें। एक तो हसन अली किस हद तक फिट हैं, डोमेस्टिक में कैसे रहे, नसीम शाह किस हद तक फिट हैं, इमाम का आपने जिक्र किया कि अगर वो फिट हुए तो खेलेंगे, तो अभी तक कैरी कर रहे हैं वो अपना इशू? देखिए, इमाम तो थोड़ी देर पहले जब नेट्स हो रहे थे तो इमाम ने बैटिंग भी की। बाकी दानिश, जितने भी पाकिस्तान टीम के साथ प्लेयर्स हैं, 19 रुकनी स्क्वाड अब अवेलेबल है 11 की सिलेक्शन के लिए, तो 11 के 11 खिलाड़ी जो हैं वो फिट हैं। नसीम शाह को हमने कल भी देखा, आज भी देखा, काफ़ी लंबे उन्होंने स्पेल करवाए। तो अब मसला फिटनेस का नहीं है, मसला ये है
कि कप्तान चीफ सिलेक्टर 11 क्या उतारते हैं। बाबर आजम से ये जो आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जो वो फैसले करते रहे, उनसे ये भी सवाल हुआ कि क्या आप प्रेशर में, उन्होंने कहा नहीं जी मुझ पर तो कोई प्रेशर नहीं है, मैं इसी तरह कप्तानी करता हूं, चूंकि टीम हार रही है इसलिए तासुर कायम हो रहा है कि शायद मैं गलत फैसले कर रहा हूं या मुझे मेरी कप्तानी जो है वो अंडर प्रेशर है, मुझे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं और हम कम बैक करेंगे, जो रिवायती चीजें हैं। लेकिन असल मसला वही है जो सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे हैं कि जब ग्राउंड में फैसलों की जरूरत होगी वहां पर कैसे फैसले करते हैं बाबर आजम। बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है इस बात की। बट कैसी फीलिंग आ रही है आपको या क्योंकि माजी में भी ऐसा कई दफ़ा हुआ है, पाकिस्तान हैज़ बिन डाउन एंड आउट और उसके बाद जो अगली सीरीज़ होती है उसमें हम ऐसे परफॉर्मेंस दिखा देते हैं कि सारी तोपों का रुख जो है वो कहीं और चला जाता है। तो कैसी फीलिंग आ रही है आपको? हालात बेहतर होंगे प्रोवाइडेड सर प्लेइंग कंडीशंस बेहतर हो, पिच बेहतर हो? दानिश बीइंग पाकिस्तानी, हमारी तो ख्वाहिश है कि हमारी टीम उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करे और यकीन माने कि बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान अपनी होम सीरीज़ अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा है। कराची में उस तरह क्राउड नहीं आया जिस तरह मुल्तान और पिंडी में आया था। उम्मीद करते हैं कि न्यूजीलैंड में लोग इन मैचों को ग्राउंड में जाकर देखेंगे। मगर रियाया, इसमें मेरे पास बहुत सी शिकायतें हैं। बिल्कुल होंगी आपकी शिकायत, मैं उसको यहाँ पर जरूर बता दूँ। भाई सिर्फ टिकट 100 रुपये 50 रुपये कर देने से कुछ नहीं होगा। लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, वहाँ पर अगर 50 रुपये के टिकट के ऊपर आपको 2500 रुपये खर्च करने पड़ जाएँ तो फिर मसले मसाइल बहुत हैं। लेकिन चीज़ें अच्छी हुई हैं, आपको बहुत दूर दूर तक पैदल चलकर नहीं आना पड़ रहा। लेकिन मैं लोगों से यही कहूँगा कि बजाय अपनी गाड़ी लाने के ये जो अब टैक्सी सर्विस है उसका इस्तेमाल करें और बिल्कुल गेट पर उतरें। बिल्कुल दानिश, ये जो आप बात ठीक है या टाइम ख़त्म हो गया है, जल्दी से हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। या सिकंदर बाग, तबल माज भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।